अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस में आज हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड आप एक टर्म पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस। कुछ उसी तरह से ये भी आपके पास सॉल्यूशन के हवाले से है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आप डिफरेंस के तौर पे लिखेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल है। वन साइड को आपने तैयार करना है कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए या फिर नॉन आइडियल के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पर एक जो वर्ड है सॉल्यूशन, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर है किस चीज़ का? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, और उन कंपोनेंट्स को हम क्या पढ़ते हैं? उन कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कह रहे होते हैं। तो आपके पास जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके दरमियान प्योर फॉर्म में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, अगर वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो तो वो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा? वो आइडियल। ज़रा इसको हम आसान अल्फाज में बात करते हैं। क्या बात की जा रही है? सपोज कर लें कि अगर आपके पास सॉल्यूट है तो हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको हम सॉल्यूट और सॉल्यूट इंट्रैक्शन कहते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स को हम क्या पढ़ते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कहते हैं। और इन दोनों के कंबाइन होने से सॉल्यूशन कब बनता है? जब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप होती है तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास अगर प्योर सॉल्यूट है या प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, अगर वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सॉल्यूशन बनने के बाद भी, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन के बावजूद भी वही फोर्स ही रहती है जो कि प्योर फॉर्म में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा? वो आइडियल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, कह रहा जी इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सपोज कर लें कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से मुराद सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, हमने इसमें दो चीज़ों को ऐड किया हुआ है, सॉल्यूट को और साथ में सॉल्वेंट को, और ये आपके पास क्या है? एक सॉल्यूशन मौजूद है। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास सॉल्यूट जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है और सॉल्वेंट क्या है? ये 40 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप इन दोनों के वॉल्यूम को सम कर देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अगर तो ऐसा हो कि आप सॉल्यूट के वॉल्यूम को और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सम करें तो वो आपके पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, अगर वो 50 सेंटीमीटर क्यूब ही हो, यानी कि जो सम करने से इन दोनों के वॉल्यूम को सम करने से जो वॉल्यूम बनता है, अगर वही वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का भी होगा तो इसका मतलब बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको दोबारा सुनिएगा, अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम को सम करने से अगर आपके पास क्या आता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है, यानी कि एग्जैक्ट वही वैल्यू सॉल्यूशन के वॉल्यूम की भी आती है जो कि इन दोनों को सम करने से आ रही है, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा? वो आइडियल होगा। इसको देखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन कह रहा जी इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, हर एक इनफरादी कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है उसका जो सम है, अगर वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, तो उसको हम फिर क्या पढ़ते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। देन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम समझने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम का सम अगर किसके बराबर आ रहा है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के, तो वो आइडियल है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें डिफरेंस के तौर पे, आइडियल सॉल्यूशन हैव जीरो इंथैल्पी, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो। अगर आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और ऐड करने से ना तो हीट रिलीज हो रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी वो अगर ज़ीरो है, तो इसका मतलब बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होगा। ये आइडियल केस है, एक्सपेरिमेंटली फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी कंपोनेंट को डिसॉल्व करें और उसकी इंथैल्पी ज़ीरो आ जाए। लेकिन हम आइडियल केस में बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है, सॉल्यूशन को बनाया है और किसी किस्म की हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होगा। तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं दफा कंबाइन रिवाइज करूँगा, सुनिएगा सारे आप लोग। फर्स्ट है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में जो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सॉल्यूशन के बनने के बावजूद भी वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन आइडियल है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का सम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर आ जाता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी ज़ीरो आती है सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, तो वही आपके पास आइडियल सॉल्यूशन है। एक लास्ट केस है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ द सॉल्यूशन ओबे राउट्स लॉ। ये एक नई टर्म है, एक नया लॉ है जो हमने अभी साथ इसका स्टडी करना है। ऐसा सॉल्यूशन वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा जो कि इस राउट्स लॉ को ओबे करेगा, हम उसको आइडियल कहते हैं। राउट्स लॉ क्या है, जरा इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। ये राउट्स लॉ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम 3 स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे। राउट्स लॉ की 3 में से 2 स्टेटमेंट अक्सर बोर्ड में रिपीट होती हैं और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। कह रहा जी, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं हम थोड़ा सा, कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है किसी भी कंटेनर के अंदर, ये एक सॉल्यूशन मौजूद है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर सॉल्यूट भी मौजूद है और इसके अंदर सॉल्वेंट भी मौजूद है। जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करने से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इन सॉल्यूशन के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चूँकि हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट की मिकदार है वो ज़्यादा होती है, चूँकि सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ पर वेपर्स बनेंगे वो वेपर ज़्यादा किसके होंगे, वो सॉल्वेंट के ही होंगे। सॉल्यूट के नो डाउट यहाँ पर सॉल्यूट के वेपर्स बनेंगे जब सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा, लेकिन सॉल्यूट चूँकि सॉल्यूशन में कम होता है इसलिए उसके वेपर्स भी कम बनेंगे। लेकिन मोस्टली ज़्यादा किसके वेपर्स बनेंगे, सॉल्वेंट के। वही सॉल्वेंट के वेपर जब इस लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, वो बेसिकली किसका प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो वो इसी की बात कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के ऊपर, वो 2 चीज़ों की प्रोडक्ट के बराबर है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है जब आपने उसमें सॉल्यूट को अभी ऐड नहीं किया, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, और जो प्रोडक्ट है किस चीज़ की, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन के। यहाँ पर जो x1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। आप लोगों ने इस बात को स्टडी किया हुआ है कि आपके पास जो किसी भी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन की जो सम है वो क्या होता है,
वो आपके पास 1 के बराबर होता है। अच्छा, हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कहते हैं किस चीज़ को कि रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप किसी भी एक सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो आप उसके मोल्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास x1 है, x1 क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है। किसके मोल फ्रैक्शन है? ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को शो कर रहा है। और x2 क्या है? x2 बेसिकली आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के मोल्स का सम, डिफरेंट कंपोनेंट्स के मोल्स का सम ये हमेशा क्या होता है? ये यूनिटी होता है। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया है प्रीवियस टॉपिक से, हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ से हम इस x1 को कैलकुलेट करेंगे। x1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा? इस x2 को उधर ले जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? उस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। इस इक्वेशन को x1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगी? p इज इक्वल टू पी नोट एट इज इट, जहाँ पर क्या लिखा हुआ था x1, वहाँ क्या पुट कर दिया है 1 माइनस x2। इस p नोट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p नोट माइनस p नोट x2, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है। जब इस वैल्यू को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे और ये p इस साइड पर जाएगा। जब ये वैल्यू माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है इधर आके हो जाएगी हमारे पास वो माइनस हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? p नोट x2 इज इक्वल टू p नोट माइनस p। अब ये क्या है? p नोट क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और सिंपल p क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। हमेशा जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा प्रेशर में से किसको माइनस कर रहे हैं? कम प्रेशर को। तो हायर वैल्यू में से जब लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं उसको हम क्या पढ़ते हैं? हम उसको डेल्टा p कह देते हैं। उसको हम डेल्टा क्या देते हैं? साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास p। तो डेल्टा p क्या आ जाएगा हमारे पास? यानी कि p नोट माइनस p हमारे पास क्या है? डेल्टा p। उसको हम पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा p इज इक्वल टू p नोट और x2। यहाँ से एक बार याद रखिएगा, जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जब तक प्योर है उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी सोल्यूट को ऐड नहीं किया तब तक उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि वो प्योर है। तो इसका मतलब इन दिस केस ये पी नोट क्या है? ये पी नोट कॉन्स्टेंट है इन प्योर फॉर द प्योर सॉल्वेंट। x2 क्या रहेगा? पी नोट वापस क्या रहेगा? ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हैं कि डेल्टा p इज प्रोपोर्शनल टू द x2। ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी है? बेसिकली जो आपके पास p नोट है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट और इक्वल खत्म करें क्या देता है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो डेल्टा p इज प्रोपोर्शनल टू x2। हम डेल्टा p को क्या पढ़ते हैं? डेल्टा p बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर प्रेशर में कमी आती है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड करने से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी हम उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम देंगे, जिसको हम डेल्टा p से डिनोट कर रहे होते हैं। इसी इक्वेशन से हम राउल्ट्स लॉ की एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, वो क्या है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x2 क्या था? x2 बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है और डेल्टा p क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों क्या हो रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम क्या कह देते हैं कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, यानी कि हमने इसी इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। यहाँ से इस इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या लिखी हुई है कि p नोट x2 इज इक्वल टू डेल्टा p। यहाँ से अगर हम इस p नोट को इस साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे क्या हो रही है? वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू
डेल्टा पी ओवर पी नोट। जो आपके पास ये एक वैल्यू बन चुकी है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर यहीं से इस इक्वेशन से हम एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं राउडला की थर्ड स्टेटमेंट। वो क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमने इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। मेरा क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन भी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो डेल्टा पी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड करता है और किससे इंडिपेंडेंट है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर में कमी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? सपोज कर लें अगर आप किसी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होंगे वहीं पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे। दोनों की रेशो सेम रेट से इंक्रीज़ करेगी, इसलिए उनका प्रेशर करेगा वो सेम रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। सेकेंडली हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जितनी ज़्यादा मिकदार में सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होने से सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से जो वेपर प्रेशर में कमी है वो ज़्यादा हो जाएगी। कांस्टेंट जो आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा कब? व्हेन इक्वी मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन और डिफरेंट सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन द सेम मैस ऑफ सॉल्वेंट। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास एक फिक्स मैस है किसी भी सॉल्वेंट का, सेम मैस है, उस सॉल्वेंट के अंदर आप ऐड करते हैं किस चीज़ को? डिफरेंट सॉल्वेंट को, डिफरेंट सॉल्यूट्स को। अगर सॉल्वेंट का मैस सेम है लेकिन आप उसमें जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट डिफरेंट है और लेकिन इक्विमोलर है। जैसे सपोज कर लें आप एक सॉल्वेंट के अंदर दो डिफरेंट सॉल्यूट ऐड करते हैं लेकिन उन दोनों सॉल्यूट की जो मॉलिक्यूलरिटी है, जो मोल्स हैं, जो मॉलिक्यूल की तादाद है दोनों सॉल्यूट की वो सेम है, देन उससे आपके पास जो वेपर प्रेशर में कमी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो इफेक्ट नहीं होगा। दोबारा इस बात को सुनिएगा कि अगर आपके पास क्या है, किसी भी सॉल्वेंट का मैस सेम है, आप उस सेम मैस वाले सॉल्वेंट के अंदर किसको ऐड करते हैं? डिफरेंट सॉल्यूट्स को ऐड करते हैं, लेकिन उन सॉल्यूट्स की मिकदार क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो बराबर होते हैं, देन आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक ये आपका टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं, वो भी आप तक पहुँच जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।